गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर आज का आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस में रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन को हम आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में याद होगा हमको, आप लोगों को, कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले तो हमने न्यूटन का कॉर्पस्कल्स थ्योरी देख लिया। कॉर्पस्कल्स थ्योरी में हमने ये प्रूफ कर लिया कि जैसे ही फौकॉल्ट ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था, न्यूटन की जो कॉर्पस्कल्स थ्योरी थी वो पूरी की पूरी गलत साबित हो गई थी। ठीक है, बाद में फिर से देखने वाले न्यूटन्स की जो थ्योरी है वो फिर से कहीं ना कहीं जाके बाद में सही प्रूफ होगी, लेकिन वो थ्योरी प्रूफ नहीं हो गई। ठीक है, देखिए पहले फौकॉल्ट आके उस थ्योरी को गलत प्रूफ कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या कौन आया सर, कौन आए, हाइगन्स प्रिंसिपल आया। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या माना था हमने कि हमारे पास सबसे पहले, जैसे न्यूटन ने माना था कि वेव कौन ट्रैवल करता है, किसी भी लाइट सोर्स से पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। वैसे ही हाइगन्स ने क्या माना कि भाई अगर कोई लाइट सोर्स है तो उस लाइट सोर्स से क्या निकलता है, उस लाइट सोर्स से वेव फ्रंट निकलते हैं। और वो जो वेव फ्रंट निकलते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, वेव और वेव फ्रंट आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते ना, वेव और वेव फ्रंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इतना हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया था, सॉरी लास्ट क्लास में। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस में हम रिफ्लैक्शन को और रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो एक हम थ्योरी में जाने से पहले बेटा कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक, पहले जैसे हमने पढ़ा है अभी कि एक हमने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, वेव फ्रंट था। ये मेरा मान लीजिए क्या है, वेव फ्रंट है मेरे पास। अब इस वेव फ्रंट पे ये सारे जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या थे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस थे। तो जब ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है तो इसके चारों साइड भी क्या बन रहा है, एक छोटा छोटा वेव फ्रंट बन रहा था। ये अलग अलग वेव फ्रंट बन रहे थे, अलग अलग, क्योंकि ये खुद क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस थे। जिन्हें हम क्या कह रहे थे, इन्हें हम क्या कह रहे थे, वेवलेट कह रहे थे। इसको हम क्या कह रहे थे, वेव फ्रंट कह रहे थे। ठीक है, फिर ये जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के बाद ये जो वेवलेट बन गए, इन वेवलेट को हमने क्या कर दिया, टेंजेंट से मिला दिया। वेवलेट पे सारे में टेंजेंट खींचा और मिला दिया, तो ये जो बना इसे हमने क्या कहा, सेकेंड वेव फ्रंट कहा। इसे हमने क्या कहा था, सेकेंड वेव फ्रंट कहा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट वेव फ्रंट एंड सेकेंड वेव फ्रंट, दोनों वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, क्योंकि अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट, या फिर क्या लिख दूँ, सीधा वही लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट। अब ये कैसे निकालेंगे, ये कट भी गया। ठीक है, देखो ये कैसे निकलेगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे इससे पहले एक फैक्ट याद रखो, ये जो वेव यहाँ से देखो, ये जो वेव बन रही है, ये जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, यहाँ से कुछ वेव निकली, ऐसे 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 सब तरफ से वेव निकली है। इन सारी वेव्स के लिए, इसलिए तो ये वेव फ्रंट बना है। ये सबका डिस्टेंस क्या हो, यहाँ से निकलने वाले जितने पार्टिकल्स हैं वो सबका डिस्टेंस इसके लिए x1 होगा, इसके लिए x1 होगा, इसके लिए x1 होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट सोर्स है, यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं, ये वेव्स कैसे निकलती हैं, सेम इसी स्पीड से निकलती हैं। मतलब ये जो वेवलेट की स्पीड होती है, ये जो वेवलेट बनाने के लिए वेव की जो स्पीड होती है वो सेम वही स्पीड होती है जो इस सोर्स से निकलने वाले वेव की होती है। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला, कि यहाँ पे ये जो देखो, पहले तो एक सोर्स से बना कौन, क्या, वेव फ्रंट। ठीक, इस वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो जब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जैसे एक्ट कर रहे हैं तो ये सारे सोर्स से भी क्या निकलेगी, वेव निकलेगी। और उन सभी वेव की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, इस सोर्स से निकलने वाली वेव की स्पीड के बराबर ही होगी। समझ में आया, मतलब अगर मैं मानूं कि यहाँ से जो वेव निकली थी ऐसे ऐसे ऐसे, इनकी स्पीड अगर v है, तो यहाँ से भी जो वेव निकल रही है ना, ये सारी वेव, इनकी भी स्पीड क्या होगी, v ही होगी। क्लियर, मतलब अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑफ वेव,
एंड स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जो भी है यहाँ से जो वेव निकल रही है उसकी सारी स्पीड क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो अब एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ जाने पे, क्योंकि ये आर्क जैसा ही लग रहा है ना भाई ये क्योंकि ये सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये टी टाइम, कुछ टाइम पे वेव यहाँ पहुँची, तो मान लीजिए अगर ये टी टाइम पे ये क्या होता है, पूरा सर्कल क्रिएट हो जाता है, वेव निकलती है और पहला वेव फ्रंट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वेव फ्रंट के बाद सेकेंड वेव फ्रंट में टी आफ्टर टी टाइम क्या लिखते हैं हम, आफ्टर टी टाइम। क्लियर, आफ्टर टी टाइम के बाद में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, भाई ये वेव फ्रंट के कुछ समय बाद ही तो मिलेगा ना वाला वेव फ्रंट, तो इसलिए मैंने सिर्फ आफ्टर टी टाइम लिख लिया। क्लियर, और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप सभी को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वहीं से लिख लेना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जब इसको लिखने जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, v, डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना, मुझे नहीं पता, और मान लिया टाइम इज t, तो d इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, v इंटू टी। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होता है हमारा, v इंटू टी होता है। क्यों v इंटू टी हो रहा है बेटा, क्योंकि देखो इस वेव की निकलने की स्पीड क्या है, v है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। समझ में आ रही चीज़, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू वी इंटू टी हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक वेव फ्रंट है, यहाँ से यहाँ जाने में ये दूसरा वेव फ्रंट, इसके टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम दूरी लगेगा, v इंटू टी। ये तीसरा वेव फ्रंट बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चलने में क्या लगेगा, v इंटू टी। तो हर वेव फ्रंट कब बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, तो v इंटू टी डिस्टेंस पे अगला वेव फ्रंट बनते जाएगा। मतलब इसका अगला वेव फ्रंट कब बनेगा, क्योंकि अब देखो ये वेव फ्रंट बन गया, इस वेव फ्रंट पे भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, वो फिर से बनाएंगे, तो अगला वेव फ्रंट कितनी दूरी पे, वी टी डिस्टेंस पे, और अगला वेव फ्रंट कितने पे, वी टी डिस्टेंस पे। तो ऐसे करके निकालते हैं। मतलब इतना पढ़ने से हमें क्या समझ में आया कि जो एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा वेव फ्रंट बनता है, दोनों वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमारा, v इंटू टी होता है। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए फिर हम अपना प्रिंसिपल प्रूफ करते हैं, है ना। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो क्या है बेटा, कि हमें क्या प्रूफ करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तब तो प्रूफ करोगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियरली पता है। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल तीनों को क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए बराबर होनी चाहिए। ये लॉ आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर डायरेक्टली हम प्रूफ पे चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। थोड़ा हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है। क्लियर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बेटा, आराम से समझना, क्योंकि डायग्राम का ही गेम है पूरा। डायग्राम अगर समझ जाओगे तो पूरा समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से कोई एक लाइट रे आ रही है, ये कोई लाइट रे आई एक, और कोई दूसरी लाइट रे आ गई, ये दूसरी लाइट रे आ गई, ठीक है। ये दो लाइट रे आ रही हैं। अब मान लीजिए कि जब ये दोनों लाइट रे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन में हमें पता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे इस मीडियम से टकराएंगी, सरफेस से टकराएंगी और वापस उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, वेव फ्रंट अगर अभी प्लॉट करना होगा तो वेव फ्रंट कैसे प्लॉट करोगे भाई, ये वेव है, ये भी क्या, ये क्या आ रही है, रे आ रही है, यानी वेव आ रही है। तो ये जो है इस भी अगर हमें वेव फ्रंट बनाना होगा तो हम ऐसा वेव फ्रंट बनाएंगे भाई, ऐसे प्लेन बनाओगे ना सॉरी गला थोड़ा ख़राब चल रहा है। देखो अगर इस पे वेव फ्रंट बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ऐसे परपेंडिकुलर इसके, क्योंकि भाई देखो ऐसे आ रही है तो ये सब परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनाओगे, तो यही क्या बना लिया मैंने, वेव फ्रंट बना लिया। क्लियर है, ठीक, ये वेव फ्रंट बन गया, ऐसा टाइप का दिखेगा वेव फ्रंट आपका। तो वही वेव फ्रंट को मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन से शो कर दिया है, इतना क्लियर। तो जब ये कोई दो पैरेलल लाइन रेस आ रही हैं तो ये इसका क्या हो गया बेटा, वेव फ्रंट हो गया। ये जो है ये एंगल 90 होगा, ये छोटा वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा।
अब देखो एक बात बताओ, ये वाला वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है ना, ये भी क्या है वेव फ्रंट है, ये भी क्या है वेव फ्रंट है। तो जब ये वेव फ्रंट है तो यहाँ से मान लो ये अगला वेव फ्रंट मान लो यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा, ये डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये एक वेव फ्रंट है तो यहाँ एक वेव फ्रंट होगा, ठीक। तो मैंने मान लिया, देखो ये एक वेव फ्रंट है, जस्ट टर्निंग पॉइंट पे मैंने बनाया, तो मेरे को पता है कि अगला वेव फ्रंट कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, अभी मैंने बताया v इंटू टी डिस्टेंस पे अगला वेव फ्रंट मिलेगा। तो भाई यहाँ पकड़ो, यहाँ से एक वी टी डिस्टेंस ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, अगला वेव फ्रंट मिल रहा होगा। इतना समझ पाए, ठीक। इस लाइन का तो वेव फ्रंट चलो समझ में आ गया, इसके वी टी डिस्टेंस पहले भी तो एक वेव फ्रंट मिल रहा होगा, इसके वी टी डिस्टेंस बाद एक वेव फ्रंट मिल रहा होगा। सेम वैसे इसके वी टी डिस्टेंस पहले इसका वेव फ्रंट होगा, वी टी डिस्टेंस बाद इसका वेव फ्रंट होगा। बट इसका क्या होगा, देखो यहाँ तक तो ये वेव फ्रंट इसी मीडियम में थी, जैसे ये वेव फ्रंट वी टी डिस्टेंस में यहाँ से आके यहाँ टकराई, अपने डायरेक्शन के कारण ये वेव फ्रंट तो पहले ही टकरा गई ना, इतना दूरी ट्रैवल करने के बाद ही ये टकरा गई, तो ये यहीं से ही उधर चली जाएगी। बट कैसे जाएगी, देखो तो अगेन ये किधर जाएगी, वीटी, जब ये वीटी डिस्टेंस ट्रैवल की है तो ये भी क्या ट्रैवल करेगी, वीटी डिस्टेंस ही। तो यहाँ से एक आर्क खींचोगे कितने डिस्टेंस पे, वीटी डिस्टेंस पे। अब देखो कई लोग बोलेंगे मैडम आर्क यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, डेफिनेटली सही बात है, आप कहीं भी आर्क खींच सकते हो। बट हमारा कॉमन सेंस इतना तो कहता है ना, इतना तो पढ़ लिया ना हमने कि भाई अगर रिफ्लैक्ट हो रही है तो ये इसी तरफ कहीं ना कहीं रिफ्लैक्ट होगी। समझने के लिए, प्रूफ करने के लिए तो हम वैसा बना सकते हैं ना। तो देखो मान लो ये वाली हमारी वेव फ्रंट कैसी चली गई, ऐसे चली गई, टकराने के बाद वीटी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से ये भी क्या करेगी बेटा, कुछ वीटी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और ये भी कैसे चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ये इस वाली रे का वीटी डिस्टेंस है, ये वाला वीटी डिस्टेंस है, और इस वाली रे का वीटी डिस्टेंस ये वाला है। तो ये दोनों क्या हैं, आर कटे हुए हैं। इन दोनों पे अगर टेंजेंट प्लॉट करूंगी तो ये क्या बनेगा, अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से सोच के बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक आर खींच लूँ और यहाँ पे एक आर खींच लूँ तो ये वाला क्या होगा, मेरा वेव फ्रंट होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से लेके वीटी डिस्टेंस इसका वीटी डिस्टेंस ये, तो ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। तो अब अज्यूम करो कि रे ट्रैवल नहीं कर रही है, अब अज्यूम करो कि वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहे हैं। हाइगन्स ने यही कहा था, देखो यहाँ पे ये फ्रंट, ये सेकेंड वेव फ्रंट, फिर ये अगला वेव फ्रंट, फिर आगे वेव फ्रंट। तो उसने यही कहा था कि इसमें क्या ट्रैवल करते हैं, वेव फ्रंट ट्रैवल करते हैं, वन बाय वन वीटी डिस्टेंस ऐसे करके वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहे हैं। इतना समझ में आया। तो ये दोनों आगे चली गई, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको बनाते समय ध्यान देना, ये वाला जो ये हमने वेव जो बनाया है ना, ये वेव और ये वेव फ्रंट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो फिर हमारा लगभग काम कंप्लीट हो गया। अब देखो एक थोड़ा सा डेफिनेशन भी आप और अभी समझेंगे, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। देखो ये मैं नॉर्मल बना रही हूँ, दूसरे कलर से बना रही हूँ ताकि आपको ईजी हो आइडेंटिफाई करना। ये हो गया मेरा नॉर्मल, क्लियर। फिर अगर इसके लिए नॉर्मल प्लॉट करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल, ये दो नॉर्मल बन गए मेरे, ठीक है। अब ये दोनों नॉर्मल बन गए। एक बात बताओ, ये वाला एंगल कौन सा है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा आई, क्लियर। अब एक बात बताओ, ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला टोटल एंगल, क्योंकि ये क्या है, वेव है, और ये क्या है, वेव फ्रंट को नाम दे देते हैं ABCD। तो ये वाला एंगल कितना है, छोटा वाला, ये छोटा, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये छोटा वाला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आई, क्लियर। ये वाला छोटा वाला क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्योंकि ये टोटल कितना है, 90 है, क्योंकि ये वेव है और ये क्या है, वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट का और वेव का एंगल कितना होता है, 90 होता है, यही तो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा था, क्लियर। तो जब ये 90 हो गया, ये आई हो गया बेटा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका, आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल 90 है, यहाँ से लेके ये टोटल कितना है, 90। तो जब ये छोटू वाला 90 माइनस आई है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। कुछ समझ पाए,
चलिए, नहीं समझ आया तो इसी चीज़ को एक बार इस साइड देखो, है ना। देखो ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अब देखो ये वेव फ्रंट है और ये बेस है, ये वेव है, तो ये वेव के बीच का और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच का टोटल एंगल कितना होता है 90। तो फिर से ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा है 90। तो ये छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक, तो जब ये 90 माइनस आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आर हो जाएगा आपका। कुछ समझ आया? ठीक है, कुछ नहीं करना, बस 90 90 देखते जाना है। एक 90 ये वाला बन रहा है, अगर इनलार्ज वे पे देखना चाहोगे तो ऐसे रे आ रही है, ये आ रही है एक, ठीक, ये गई दूसरी, और यहाँ पे ये तुम्हारा है वेव फ्रंट और ये तुम्हारा है 90। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है। ठीक है, तो जब ये वाला नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है आर। ठीक है, और ये दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है 90, इसका और इसका कितना है 90। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एंगल 90 माइनस आर हो रहा है तो भाई ये वाला लाइन, और देखो ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला ये टोटल एंगल भी तो 90 है, ये टोटल 90 है। तो जब ये वाला 90 है तो ये बच गया वो कितना है, ये पूरा जो बच गया है ये कितना है, ये वाला तुम्हारा आर है। भाई ये टोटल 90, तो 90 माइनस आर कितना हो जाएगा, 90 90 कैंसिल होगा, ये क्या बचेगा, आर बचेगा ना। तो ये छोटा वाला 90 माइनस आर है और ये पूरा 90 है, तो ये बच गया वो कितना है, आर है। तो सिंपली लिख लिए ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको ABD और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है CBD, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक, अब मैं दोनों ट्राइंगल यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। एक ट्राइंगल आपको यहाँ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक, दूसरा ट्राइंगल आपको ऐसा दिख रहा है। ये आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं DCB और D, उल्टा लिख दिया है क्या, नहीं, ठीक है, इधर से लिखे तो BD, ये वाला लिखे तो B होगा, ये होगा D और ये होगा A। इसके लिए लिखा तो B होगा, D होगा और C होगा। ठीक है, तो मतलब देखो दोनों ट्राइंगल के लिए ये वाला जो साइड है ये इसके लिए VT डिस्टेंस है, इसके लिए भी ये क्या है VT डिस्टेंस है, मतलब ये VT है और ये भी क्या है हमारा VT है। क्लियर? फिर ये जो डिस्टेंस है BD, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। ये वाला एंगल कितना है 90, ये वाला एंगल कितना है 90, दोनों क्लियर। क्योंकि देखो ये वाला एंगल क्या है, ये वेव है और ये वेव फ्रंट है, यानी ये 90 हो गया दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे भी देखो ये वेव है और ये वेव का डायरेक्शन और ये वेव फ्रंट है, तो दोनों का एंगल क्या हो गया 90। अब कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे लॉ होते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करके देखो। जैसे तीनों साइड बराबर होंगे अगर ट्राइंगल के तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एक साइड एंगल और फिर दूसरा साइड बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एंगल साइड, दो एंगल और साइड बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर अब ये हमारा कॉन्सेप्ट इन चारों में नहीं आता, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा मिल रहा है हमें कैसा मिला, देखो साइड बराबर मिला है उसके बाद का एक एंगल, तो साइड बराबर मिला उसके बाद का एक एंगल बराबर मिला, और उसके बाद हमें ये वाले साइड आपस में बराबर है कि नहीं हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये साइड बराबर है, ये दोनों कॉमन है इसलिए बेस बराबर है। देखो ये बराबर क्योंकि बेस भाई एक ही लाइन है ना दोनों के लिए, तो ये बराबर है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये वाला बराबर है क्योंकि ये दोनों VT डिस्टेंस है और ये एंगल 90 है। ठीक है, लेकिन एक और पांचवा लॉ कहता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस और आपका बेस बराबर है तो आपके लिए क्या होते हैं, एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है 90, तो इसके सामने में ये क्या हो गया हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया बेस। ये 90 तो ये हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया बेस। तो ये इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इनके सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये होगा आई और ये हो गया हमारा आर, तो फाइनली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने इतना लंबा चौड़ा इस मेथड को क्यों पढ़ाया। इस मेथड को इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का है ही नहीं। आप ये डायग्राम बनाएंगे तो अब एग्ज़ाम में जब प्रूफ करने जाओगे तो डायग्राम तो बना दोगे, अब डायग्राम में समझा के थोड़ी दोगे ये 90 है तो ये ऐसा है तो वो ऐसा है, क्योंकि आपका जो ये एक्सप्लेनेशन है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ये लॉ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसीलिए ये एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा आर के बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट लॉ तो प्रूफ हो गया है ना। ये हमने क्या प्रूफ कर लिया, एक लॉ प्रूफ कर लिया रिफ्लेक्शन का, कि क्या प्रूफ हो गया यहाँ पे कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा समझो, क्या कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो कौन सा इंसिडेंट रे और कौन सा आपका नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल ऐसा है, ये वाला नॉर्मल है, ठीक, ये वाला, अब देखो इसमें रे तो है नहीं तो हम किसकी बात करेंगे प्लेन की। तो ये इंसिडेंट प्लेन है मेरा, ये वाला प्लेन ए बी, और कैसा होगा प्लेन है भाई तो ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा बाहर की तरफ निकलता हुआ, भाई प्लेन है ऐसे बाहर होगा, ठीक है। वैसे ये वाला प्लेन रिफ्लेक्टेड प्लेन ऐसा है और ये मेरे लिए क्या है बेस है, तो बेस है और ये नॉर्मल है। तो खुद सोचो ये वाला प्लेन ऐसे बाहर है, ये वाला प्लेन ऐसे बाहर है और नॉर्मल ऐसे बाहर है, तो मतलब तीनों किस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है मेरे भाई। ये वाला जो प्लेन है वो ऐसे बाहर आ रहा है, ये वाला जो प्लेन है वो ऐसे बाहर आ रहा है, नॉर्मल भी ऐसे बाहर आ रहा है, तो तीनों किसके परपेंडिकुलर हैं आपके प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हैं। तो मतलब तीनों के तीनों क्या हैं एक ही प्लेन में हैं, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। सारी के सारे रेज कहाँ हैं बेटा, इंसिडेंट प्लेन हो आपका, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया और आपके नॉर्मल, तीनों कहाँ हैं आपके एक ही प्लेन में हैं। इतना समझ में आया। ये प्रूफ हो गया आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इस तरीके से हाइगन्स ने प्रूफ किया था। क्लियर। चलिए फिर हम रिफ्लेक्शन की तरफ चलें अगर आपको क्लियर हो गया हो। ठीक, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी हमें सेम चीज़ें लेके चलनी है, बट हम जब अभी रिफ्लेक्शन देख रहे थे तो हमने दो मीडियम की बात नहीं की थी। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं व्हाट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो मीडियम आ जाएंगे। अब सपोज करो कि ये हो गया हमारा सरफेस, एक लाइट रे आई ऐसे, थोड़ा सा समझना आप, ठीक है। ये यहाँ ही, अब ये दूसरी लाइट से कोई आ रही है, कुकर की सीटी सुनाई दे रही है क्या करें। अब घर से काम करने में ये थोड़ा डिस्टर्बेंस रह ही जाता है कि कहीं ना कहीं आप पूरे मोहल्ले को तो शांत करा के नहीं आ सकते अब, है ना, तो थोड़ा सा कॉपरेट आपको करना पड़ेगा बेटा। देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब अब थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर मैं यहाँ, ये अगेन इंसिडेंट वेव है मेरा, ये वेव है और ये वेव है, ठीक। तो जब ये वेव आ गई, अगर मैंने इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनाया तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, वेव फ्रंट बन गया। क्लियर। अब एक बात सोचो, अगर ये रिफ्लेक्शन था तब तो ये रे टकराने के बाद इधर चली गई, लेकिन अगर ये रिफ्रैक्शन है तो टकराने के बाद उधर जाएगी क्या, नहीं, ये तो दूसरे मीडियम में आएगी। अगर मैंने बोला ये मेरा क्या है, रेयरर मीडियम है, ये वाला कौन सा है, रेयरर है, और ये वाला मेरा मीडियम मान लिया मैंने क्या लिख लिया, डेंसर है, ठीक। तो अब क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है तो मान लिया टी टाइम के बाद ये वाला वेव फ्रंट कहाँ पहुँच गया होगा, ये वेव फ्रंट पहुँच गया होगा यहाँ पे। क्लियर। बट ये वाली जो वेव है वो टी टाइम के बाद इस मीडियम में आ गई ना, ये टी टाइम के बाद कहाँ आ गई, इस मीडियम में आ गई। और हमने पढ़ा है कि रेयरर के कंपैरिजन में डेंसर में स्पीड क्या होती है,
कम होती है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा, फौकॉल्ट ने भी प्रूफ कर दिया था ये चीज़। ठीक, तो जब हम इस मीडियम में आएंगे सॉरी, तो इसका ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है, क्या ये वाली वेव भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? नहीं, डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है v इंटू टी। अब इस ये वाली की v स्पीड अलग हो गई। क्यों स्पीड अलग हो गई? क्योंकि रेयर से हम डेंसर में जा रहे हैं, तो ये उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी, v t जितना नहीं चल पाएगी, ये v1t हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, v2t हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये एक वेव फ्रंट के लिए इसका मिलेगा, और ये इसका मान लीजिए ये दूसरा वेव फ्रंट मिलेगा आपको। ये वाली जो वेव है वो दूसरे मीडियम में आने के कारण इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। तो मैंने ये दूसरा आर्क खींच लिया। अब कई लोग सोच रहे होंगे मैडम आर्क क्यों बनाते हैं आप? अरे भाई, ये वेव फ्रंट है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये सेकेंडरी सोर्स के जैसे एक्ट करेगा, तो सेकेंडरी सोर्स पे टेंजेंट ही तो बनाते थे ना, तो बस उसी का शॉर्टकट है। अब देखो, अब ये एक आर्क मिल गया, ये एक आर्क मिल गया, दोनों को जोड़ देते थे तो क्या बन जाता था हमारा, ऐसे बनेगा ना, ये आर्क है तो इस पे आप टेंजेंट बनाओगे, तो ये टेंजेंट हमारा क्या बनता था, वेव फ्रंट। तो मतलब अब ये ए बी एक वेव हो गया, ये सी डी हमारा क्या हो गया, दूसरा वेव फ्रंट हो गया। एक वेव फ्रंट ये, दूसरा वेव फ्रंट ये। अब इसको भी मिला दो भाई, ये क्यों तुम छोड़ के रखे हो? क्लियर? तो अब देखो, तो अब यहाँ से जो आगे निकलेगी वेव, वो दोनों कैसे निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी। तो भाई यहाँ से चलो मान लो ये मैंने वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, इसको मैंने निकाल दिया, ये गई और ये ऐसे गई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, 90 आपस में, मतलब इस प्लेन पे, क्योंकि ये वेव फ्रंट है और ये वेव है, तो ये दोनों क्या होने वाले हैं, 90 होने वाले हैं। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए, अब इतना अगर डायग्राम समझ में आ गया, एक बार और देखो, यहाँ से वेव आ रही थी, वेव फ्रंट बनाया, तो ये वीटी डिस्टेंस पे जब ये वाली वेव है ऊपर वाली, ये तो वीटी डिस्टेंस पे उसी मीडियम में है, तो उसी मीडियम में है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बट ये इसके बाद क्या हो गई, ये दूसरे मीडियम में आ गई, और रेयर में नहीं, डेंसर मीडियम में आ गई। तो जब डेंसर मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे मैडम आपने इसी डायरेक्शन में नहीं बनाया, तो भैया झुकने का रीज़न क्या था, बैंड क्यों होती थी लाइट, क्योंकि स्पीड अलग होती थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा शिफ्टेड बनाया है। ठीक है, अब ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रही, ये वाली रे उतना डिस्टेंस ट्रैवल डेफिनेटली नहीं कर पाएगी। ठीक, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v2 इंटू टी, और वो इससे क्या होगी, छोटी होगी, तो ये अगला वेव फ्रंट हमें यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? तो ये दोनों क्या बन गए बेटा, वेव फ्रंट बन गए। अब अगर इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो आप नॉर्मल प्लॉट कर सकते हैं डेफिनेटली। कौन सा नॉर्मल होगा, ये हमारा एक नॉर्मल ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल प्लॉट किया, चलो तो अब तुम लोग बताओ, ये वाला एंगल क्या होगा, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा इंसिडेंट एंगल। ठीक, अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, ये वेव फ्रंट है और ये क्या है, वेव है, तो ये टोटल एंगल कितना है, 90। तो ये छोटू वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक, 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पूरा आई हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा आई, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 90 है, तो ये जब 90 माइनस आई है तो ये वाला क्या होगा, आई होगा। इतना क्लियर? ये वाला एंगल क्या है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर। ठीक, इतना क्लियर? जब ये आर है, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आर। ये वाला एंगल कितना है, अब कई लोगों तो मैं इसी में कंफ्यूज हो जाने वाले हैं, ये वाला एंगल क्या है, 90 है। भाई वेव ऐसे ही निकली, ये तो एक ही मीडियम है ना, तो इसमें तो ऐसे ही ना जाएगी। ठीक, तो ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये टोटल तीनों का समीशन कितना होना चाहिए, 180, तो ये 90 माइनस आर, ये वाला 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? बस इतना ही निकालना था। समझ में आया कुछ? अब देखो, अब फिर से आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए बी सी, इधर बना ले, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए बी एंड सी, एंड दूसरा दिख रहा है मुझे ये वाला, दिस माई पॉइंट डी। ये वाला एंगल कितना दिख रहा है, आर, ये वाला आई। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूँ साइन आई, तो साइन आई क्या लिख सकते हैं, साइन आई देखो, साइन आई आप ये वाला साइड कितना है हमारा, चलो लिख ही लो, v1t, ये वाला क्या है मेरा v2 इंटू टी।
अगर साइन लिखना चाहो तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो भाई देखो ये ट्राइंगल ऐसे दिख रहा होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, हाइपोटेन्यूस। ऐसे लिखते हो ना अरे भैया ऐसे, तो ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो क्या लिखोगे, V1t/b इंटू सी। क्लियर। साइन आर लिखो, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आई, देखो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा एंगल साइन आर क्या हो जाएगा, V2t/b इंटू सी। क्लियर। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो व्हाट इज साइन आई बाय साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर क्या होगा, V1t डिवाइडेड बाय BC, दैट BC डिवाइडेड बाय V2 इंटू टी। BC कैंडल आउट, T कैंसल आउट, क्या बच गया, V1/V2 दैट इज साइन आई बाय साइन आर। यही तो हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, यही तो प्रूव करते थे ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। और आगे अगर बढ़ाना है तो इसको हम लोग क्या लिख लेते थे कि λ2, ये उल्टा कर दिया क्या, नहीं ठीक है, ठीक। तो ये कुछ समझ में आया तुम्हारा, क्या हो जाएगा, देखो साइन आई मतलब V1t डिवाइडेड बाय TC और ये V2 तो V1/T1, और यही आगे सॉल्व करके μ2/μ1 के प्रूव कर ले रहे थे हम। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई आपको, यही हमारा क्या था बेटा, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ था। क्लियर। या फिर प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो इस ऐसे हाइगन्स ने ये लॉ प्रूव किया।